नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बात इतिहास की ही होगी, इतिहास के कुछ ऐसे तथ्यों की जिनको गोल गोल घुमाकर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। त्रिवेदी साहब को जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अक्सर इतिहास पर बोलने के लिए, बात करने के लिए बुलाता है और उन्हें एक विद्वान व्यक्ति की तरह पेश किया जाता है। यही नहीं, जो सोशल मीडिया पे तमाम सारे हमारे दक्षिणपंथी मित्र फैले हुए हैं, ट्रॉल से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक, वो सुधांशु त्रिवेदी को एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे इतिहास की सारी जानकारी अकेले सुधांशु त्रिवेदी जी के पास है, बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। कई बार मुझे भी चुनौतियां दी जाती हैं तो मैं तो खुलेआम स्वीकार कर रहा हूं कि जब जहां चाहें आके बहस कर लें। खैर, चूंकि वो सुविधा नहीं है तो मैं यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। सुधांशु जी का पिछले दिनों किसी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी और उस क्लिप को आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इतिहास के साथ क्या खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन हुआ और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में खत्म हो गया। तो 42 से 47 कौन सा आंदोलन हुआ? 16 साल कोई आंदोलन नहीं हुआ, 2 महीने के लिए एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद भी 5 साल तक 42 to 47 कोई आंदोलन नहीं। सुना आपने? आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि 1930 में पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे वो लोग, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और वो सारे लोग सो गए, गहरी नींद में सो गए और फिर उठे सीधे 1947 में 15 अगस्त के दिन और पाया कि देश आजाद हो गया था। 1930 से 47 तक कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि 16 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, 2 महीने सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो बताइए देश कैसे आजाद हो गया? तथ्य तो बताऊंगा, लेकिन कुछ सवाल पूछ लेता हूं। चलो, कांग्रेस सो गई थी, गहरी नींद में चली गई थी, चलो 1930 से 47 तक मान लिया, चलो वो 2 महीने भी काट दिए, कोई आंदोलन नहीं हुआ। पूरे 16 साल मैंने मान लिया कि कोई आंदोलन नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। सुधांशु जी बताएंगे कि जो उनका संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने आगे बढ़ के आजादी की लड़ाई की कमान क्यों नहीं अपने हाथ में ले ली? क्यों नहीं वो आजादी की लड़ाई लड़ने चला गया? क्यों नहीं 16 साल तक उन्होंने जबरदस्त संघर्ष करके 47 में देश को आजाद करवा दिया? चलो 31 की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। 23 मार्च 1931 की बात कर लेते हैं, आने वाला भी है 23 मार्च। 23 मार्च आप सबको पता है कि भगत सिंह का शहादत दिवस है। उस दिन एक स्पेशल वीडियो भगत सिंह पर हम जारी करेंगे। भगत सिंह की शहादत हुई 23 मार्च 1931 को। देश में कांग्रेस से लेके डॉक्टर अंबेडकर, यहां तक कि पेरियार जो साउथ में थे, कोई भी ऐसा बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व या संगठन नहीं था जिन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि ना दी हो। त्रिवेदी जी बताएंगे कि आरएसएस 1931 में भगत सिंह को श्रद्धांजलि देता हुआ या उसके पहले भगत सिंह के समर्थन में कोई बयान क्यों नहीं जारी कर पाया? या 1947 से पहले आरएसएस का कोई भी नेता भगत सिंह को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे पाया? वो ये सवाल बताएंगे। एक उदाहरण से बात करता हूं। 1991 में इस देश में एक आंदोलन हुआ था, राम जन्मभूमि आंदोलन, और उसके बाद से चीजें यहां तक पहुंची, वो आप जानते हैं। सुधांशु जी बताएंगे 1991 से पहले, 47 से लेके 91 तक कौन सा आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि के पक्ष में? या फिर 1991 के उस आंदोलन के बाद जो रथ यात्रा वगैरह निकली थी, कौन सा आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि के पक्ष में? जाहिर है 1991 से पहले वो लोग समर्थन के लिए माहौल बना रहे थे। जब वो माहौल बन गया, जब उतनी ताकत आ गई, तो 1991 में आंदोलन किया और उसके बाद फिर ताकत बना रहे थे सत्ता में आने के लिए। जब सत्ता में आ गए तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। यानी मुसलसल कोई आंदोलन चलता नहीं रहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो फिलहाल ये तथ्य जो दे रहे हैं वो तथ्य भी गलत है कि 1930 से लेकर 47 तक कोई आंदोलन नहीं चला। दरअसल वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके पहले जो सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब सुलह हुई, कांग्रेस के बड़े नेताओं को रिहा किया गया, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वो कहना ये चाह रहे हैं कि उसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया, अंग्रेज ऐसे ही देश से चले गए। वो गलत कह रहे हैं।
गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, सत्याग्रह चूंकि अपने राह से भटक गया था, उसमें हिंसा आ गई थी, तो गांधी जी को यह लगता था एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें सत्याग्रह को पुनः तैयार किया जा सके। अंग्रेज भी झुके थे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुकने के चलते गांधी इरविन पैक्ट हुआ। हमेशा कोई भी जब समझौता होता है तो उसमें दोनों थोड़ा थोड़ा झुकते हैं और लगभग 9 महीनों तक युद्ध विराम की स्थिति रही। इसी बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। गांधी नहीं जाना चाहते थे लेकिन अंततः गांधी वहां पे गए। वहीं पर अंबेडकर साहब भी गए हुए थे, शौकत अली जो अली बंधु हैं उसके भी एक भाई गए हुए थे, लेकिन कुल मिलाजुलाकर गोलमेज सम्मेलन भी कोई खास सफल नहीं रहा। और वहां से जब गांधी लौट के आए तो उनके लौटने के 5 दिन पहले ही जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और ऐसे कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुधांशु जी बताएंगे कि अगर आंदोलन नहीं चल रहा था, अगर ये नेता अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और बाकी नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, 4 जनवरी 1932 को वायसराय ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था और यह मैनिफेस्टो ऐसा था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट में जो समझौते हुए थे उनका उल्लंघन हुआ था। यह मैनिफेस्टो जारी करते ही 4 जनवरी 1932 को यह मैनिफेस्टो जारी करते ही गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ उनको ही गिरफ्तार नहीं किया गया, ढेर सारे अध्यादेश जारी हुए और इन अध्यादेशों को जारी करने के बाद देश में कांग्रेस के नेताओं को दोबारा गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। आंकड़े बताते हैं कि 2 मई 1932 तक 80,000 लोगों को और 15 महीने बाद यानी 1933 तक कुल 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगर कोई आंदोलन नहीं चल रहा था, अगर कांग्रेस नींद में सोई हुई थी, तो ये 1,20,000 लोग कैसे गिरफ्तार हुए। और यहां पे वो सवाल पलट के पूछ लूं कि ऐसा क्या था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग बार बार गिरफ्तार होते थे, लेकिन पूरी आजादी की लड़ाई में 1930 से लेकर 47 के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा का एक भी नेता 1 घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं लड़ाई कौन लड़ रहा था, लड़ाई से बाहर कौन था। 1933 में गांधी जी ने वायसराय से मिलने की अनुमति मांगी। वायसराय ने यह अनुमति नहीं दी और इसका कारण यह बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी तक बंद नहीं किया गया है। यानी वायसराय 1933 में 1933 में ये कह रहे हैं कि उस समय देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और सुधांशु त्रिवेदी जी हमें बताना चाह रहे हैं कि उस समय कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। जब यह अनुमति नहीं दी गई तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, अकेला, बिना सारी जनता को साथ लिए अकेले सत्याग्रह पे जाना। और ये आंदोलन शुरू करते ही अगस्त 1933 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे टाइम में कांग्रेस प्रतिबंधित थी। कांग्रेस को इल्लीगल संगठन घोषित किया गया था। सुधांशु त्रिवेदी और उनके चाहने वाले बताएंगे कि जो पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ ही नहीं रही थी उसे इल्लीगल संगठन कैसे घोषित कर दिया गया। हिंदू महासभा या आरएसएस को तो इल्लीगल संगठन कभी अंग्रेजों ने घोषित नहीं किया। तो अगर कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रही थी तो कांग्रेस को इल्लीगल संगठन बार बार क्यों घोषित किया गया। जून 1934 में जाकर कांग्रेस के ऊपर जो यह प्रतिबंध लगा था वो हटता है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर तो प्रतिबंध हट गया, उसके साथ के जो संगठन थे, आनुषांगिक संगठन जिनको हम कहते हैं, जैसे उसका युवा संगठन, उसकी किसान सभा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान की जो लाल कुर्ती थी, लाल कुर्ती सेना जो थी, इस पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया। यहां एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, लाल कुर्ती सेना, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ जो पश्तून थे, पठान थे, जो ये जो ही कांग्रेस के साथ शामिल हुए थे, उसी दिन खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके बेटे और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना थी 28 दिसंबर 1931 की। थोड़ा सा पीछे चला गया, हालांकि 1930 के बाद ही है। तो फिर वही सवाल कि आखिर ऐसा क्या था कि खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके बेटे, उनके भाई
और कुछ उनके साथियों को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। अगर सुधांशु जी के अनुसार कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ थी ही नहीं तो उसके साथ जुड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था? बार बार उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा था? बार बार कांग्रेस के नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब सुधांशु जी या उनके लोग देंगे और बात यहीं खत्म नहीं होगी और आगे बढ़ते हैं। 1934 से लेकर 36 तक जो ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन चला, इसके साथ साथ संसद में जो अधिकार दिए जा रहे थे, कांग्रेस उन अधिकारों को हासिल करने, जो चुनाव चल रहे थे, जो चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों में शामिल होने और जिस हद तक सत्ता में भागीदारी कर सके उस हद तक सत्ता में भागीदारी करके परिवर्तन करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि आंदोलन का मतलब गोली चलाना, लाठी चलाना नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसके बाद सारी कोशिश भाजपा की क्या रही? यही रही कि येन केन प्रकारेण सत्ता में पहुंच जाए और सत्ता में पहुंच के अपना एजेंडा लागू करेंगे। तो कांग्रेस, जो किसी हिंसक क्रांति में भरोसा नहीं रखती थी, अगर उसने उस दौर का उपयोग अपना जनाधार बढ़ाने और संसद में जो थोड़ी बहुत छूट मिली थी इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसका फायदा उठाने की कोशिश की, तो इसमें क्या गलत था? आप देखेंगे कि कांग्रेस जब संसद में पहुंचती है तो कितने सारे लोगों को रिहा किया जाता है, जनता के हित में कितने सारे कानून बनते हैं। इस पर एक बार अलग से बात की जा सकती है। जो पढ़ना चाहें, तमाम किताबें, मैं किसी किताब का नाम ही नहीं ले रहा हूं, आपको उस दौर के इतिहास की जो किताब मिले, जिसकी लिखी मिले, पढ़ लीजिए। सिर्फ अगर सूचनाएं देख लेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि कितना काम किया जा रहा था। तो 1935 में जब चुनाव हुए तो 11 में से 8 स्टेट असेंबलीज में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मेरा फिर सवाल है कि अगर कांग्रेस जनता के साथ नहीं थी, अगर कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, अगर कांग्रेस को जनता अपना नहीं मानती थी, तो ये कैसे संभव हुआ कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला? जबकि 1935 के चुनाव में तो कोई ताकत इनकी नहीं थी, लेकिन बाद के चुनाव में जब हिंदू महासभा जाती है चुनाव लड़ने के लिए तो उसको 11 से 8 सीटें भी नहीं मिलती हैं। बहुमत वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, सत्ता में एक बार वो पहुंचे और कैसे पहुंचे वो मैं बाद में बताऊंगा। जनता के हित में करने वाली बात जो मैं कर रहा था उस पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं। 1934 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों के हित में काम किया जाए, उनको कांग्रेस से जोड़ा जाए। पहली बार रूरल इंडिया के लिए, ग्रामीण भारत के लिए अलग से कार्यक्रम बने जिसको कांग्रेस में स्वीकार किया गया। इसमें लगान और भू लगान को कम करने की बात की गई, जो अंग्रेजों के समय बहुत बढ़ा दिया गया था। कर्जों को माफ करने की या कम करने की बात की गई। बेगार प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की गई और सामंती कर्जों को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की गई। साथ में खेतीहर मजदूरों का जो वेज था, जो मजदूरी थी, उसको बढ़ाने की बात की गई और एक डिमांड की गई कि किसान सभाएं बनाने का अधिकार दिया जाए। जिन्हें लगता है कि कांग्रेस पूरे टाइम में सो रही थी, उन्हें मैं बता दूं कि कांग्रेस इन मुद्दों पर लड़ रही थी आजादी के टाइम, जबकि सो रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, सो नहीं रहे थे। 1942 में जो उनकी पूरी भूमिका है उस पर मैं बात करूंगा तो आपके समझ में आएगा कि वो सो नहीं रहे थे। मेरे साथ बने रहिए। 1942 में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन 1942 की जो दुखती रग है, उस दुखती रग को छुपाने के लिए ही सुधांशु त्रिवेदी और उनके जैसे लोग 2 महीने में आंदोलन खत्म हो गया कैसी बातें करके निकल जाते हैं। अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन की मैंने बात की, उसमें जो दिसंबर 1936 में सदस्यों की संख्या 6,36,000 थी, वो 1937 के अंत में बढ़कर 30 लाख पहुंच गई। 1938 के अंत तक 40 लाख पहुंच गई। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन तक 50 लाख लोग कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे। सवाल वहीं के वहीं है कि अगर कांग्रेस सोई हुई थी तो उस जमाने में 50 लाख मेंबर्स कैसे कांग्रेस के साथ थे?
अगर कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी तो ये 50 लाख लोग जो कांग्रेस के मेंबर बने थे वो कांग्रेस और उसके नेताओं और गांधी जी पर भरोसा क्यों कर रहे थे। अब आता है 1939, वह साल जब हिटलर ने दुनिया को विश्व युद्ध में डुबो दिया था, जब हिटलर धीरे 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 यूरोप में अपने अगल बगल के देशों को कब्जा करता जा रहा था और पूरी दुनिया पर द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। कांग्रेस का इस समय स्टैंड क्या था? 14 दिसंबर 1939 को कांग्रेस की कार्य समिति एक स्टेटमेंट जारी करती है और वो कहती है कि कांग्रेस किसी ऐसे युद्ध से संबंध नहीं रखेगी या सहयोग नहीं करेगी जो साम्राज्यवादी तरीके से चलाया जाएगा और जिसका प्रयोग भारत में तथा अन्य स्थानों पर साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये मांग किया गया कि भारत की जनता अपना संविधान बनाकर आत्मनिर्णय करने का अधिकार तथा अपनी नीति स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता की मांग करती है। ये पूरी मांग क्या है? युद्ध चल रहा था, एक तरफ हिटलर की सेना थी, दूसरी तरफ उस जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस पहले साथ में आए, बाद में अमेरिका शामिल हुआ, बहुत बाद में रूस भी शामिल हो गया। एक सीधी बात थी कि हिटलर एक फांसीवादी था जो अपने अगल बगल के जो देश थे उनको कब्जा करता जा रहा था, यहूदियों के साथ अत्याचार किया था, तो हो ही नहीं सकता था कि कांग्रेस जैसी पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो। लेकिन यहीं पर कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि अगर आपको हिटलर से अंग्रेजों को यह शिकायत है कि वो छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहा है, तो अंग्रेजों ने तो खुद हमारे ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, तो हम इस युद्ध में आपका साथ इस शर्त पे देंगे कि युद्ध समाप्त होने के बाद, विजयी होने के बाद आप भारत को आजादी देने का वादा करें। ये जो दो मांगे मैंने पढ़ी, अगर आप देखेंगे तो इसमें मांग क्या है कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और खुद निर्णय करेंगे, आत्मनिर्णय करेंगे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ये दरअसल आजादी का अधिकार था। लेकिन वायसराय ने यह मांग मांगने से मना कर दिया। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि यह मांग नहीं मानी जा सकती है और ये मांग मना करते ही अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक इसी समय आरएसएस और हिंदू महासभा का क्या स्टैंड था उसको देख लीजिए तो समझ में आएगा कि दर्द क्या है। सावरकर साहब 1937 में पूरी तरह से आजाद हो चुके थे पॉलिटिकल कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के लिए और हिंदू महासभा का अध्यक्ष उनको बनाया गया था। इस युद्ध में वैसे तो हिटलर की तारीफ गोलवरकर साहब ने भी की है और सावरकर साहब ने भी हिटलर की खूब तारीफ की है, लेकिन इस युद्ध में हिंदू महासभा सावरकर सीधे सीधे जाकर अंग्रेजों की गोद में बैठ जाते हैं, अंग्रेजों के सहायक हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, तो जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया तो अंग्रेजों की मदद के लिए दो संगठन सामने आए, एक तरफ जिन्ना की मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ सावरकर की हिंदू महासभा। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर मिल के सरकार बनाई। जिन्ना साहब मुसलमानों की एकता की बात करते थे, हिंदू महासभा की आलोचना उनके यहां बहुत कम मिलेगी, कांग्रेस की आलोचना बहुत मिल जाएगी। सावरकर साहब मुसलमानों के खिलाफ आपको लगते हैं, हिंदुओं की बात करते हुए लगते हैं, लेकिन लगातार अपने भाषणों में ये डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस को नहीं, हमको समर्थन दो। लेकिन जिन्ना के खिलाफ उनके यहां बहुत कम मिलेगा, कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। और इन दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का सहयोग किया। अंग्रेजों की जो युद्ध समिति बनी उसमें शामिल हुए, अंग्रेजों की सेनाओं में भर्तियां कराई। मैं बता दूं कि नाथूराम गोडसे का छोटा भाई जो गोपाल गोडसे है और नाथूराम गोडसे के साथ गांधी का जो हत्या करने गया था आप्टे, इन दोनों की भर्ती अंग्रेजी सेना में करवाई गई थी। गोपाल गोडसे तो विदेश में लड़ने गया था, आप्टे यहां पर ही सेना में भर्ती का काम देखता था। सिंध प्रांत में हिंदू महासभा ने समर्थन दिया मुस्लिम लीग की अल्पमत की सरकार को। बंगाल में फजलुल हक की सरकार में हिंदू महासभा शामिल हुई। फजलुल हक मुस्लिम लीग के ही थे, बाद में उससे अलग होकर उन्होंने किसान मजदूर पार्टी बना ली थी। सिंध का किस्सा बहुत मजेदार है। सिंध में उस असेंबली में जिसमें जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग का समर्थन सावरकर साहब की हिंदू महासभा कर रही थी, उस असेंबली में एक प्रस्ताव आया पाकिस्तान के समर्थन में। हिंदू महासभा ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया।
और जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं कि 1942 में 2 महीने में खत्म हो गया, उस आंदोलन को दबाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जनसंघ के अध्यक्ष बने, उस समय हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, उन्होंने बाकायदा तरीका बताते हुए अंग्रेजों को खत लिखा था। मैंने अपनी किताब में सारे स्रोत सहित ये सब डिटेल दे दिया है। तो लौट के चलते हैं 1939 पे। 1939 में कांग्रेस की सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में जब स्थितियां बहुत खराब हुई, हिटलर लगातार जीतता चला आ रहा था और पूरी दुनिया पे फांसीवाद के कब्जे का खतरा था, तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा कि हम इस युद्ध में सहयोग करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि भारत को इस युद्ध के बाद आजादी दी जाए और केंद्र में फिलहाल एक अस्थायी सरकार बना दी जाए। लेकिन वायसराय इसको भी नहीं माने। 1941 में बारदोली कांग्रेस होती है, जहां पर यह प्रस्ताव किया जाता है, यह घोषणा की जाती है कि भारत को मित्र राष्ट्रों, यानी ये जो इंग्लैंड और फ्रांस थे, इनके मित्र के रूप में शत्रु देशों का सशस्त्र विरोध करने का सिद्धांत इस शर्त पर स्वीकार था कि उसे राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत इसके लिए संगठित होने दिया जाए। यानी भारत जो है, पहले भारत में एक राष्ट्रीय सरकार बनाया जाए, भारत के जो निर्णय हैं वो भारतीय लोगों को सौंपा जाए, उसके बाद ही हम युद्ध में शामिल होंगे। जाहिर है कि वायसराय साहब ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। इस बीच में क्रिप्स मिशन आता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, बहुत डिटेल में चलने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ आसानी से उपलब्ध है, जो पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा। और अंततः जब कांग्रेस और सरकार के बीच में यह सहमति नहीं बनती है, तो कांग्रेस कहती है कि हम इस युद्ध में कोई भागीदारी नहीं करेंगे और इस बात का विरोध करेंगे कि बिना भारतीयों को साथ लिए हुए, बिना भारतीयों से बात किए हुए इस युद्ध में हमको झोंक दिया गया है। ये वही टाइम है जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चला रहे थे और सरकार में भर्तियां कर रहे थे। शायद सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाना, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाना, अंग्रेजों की युद्ध परिषद में शामिल होना और 1942 के जन आंदोलन से बाहर रहना है। तो फाइनली हम वहां पहुंचते हैं जहां सुधांशु जी कह रहे हैं 1942 में 2 महीने में आंदोलन खत्म हो गया। हुआ ये कि बंबई में यूसुफ मेहर अली ने एक नाम दिया, क्विट इंडिया। आंदोलन के लिए गांधी जी नाम की तलाश कर रहे थे, क्विट इंडिया नाम दिया गया, भारत छोड़ो। और गांधी जी ने इसके साथ एक और नारा जोड़ा, करो या मरो, मारो नहीं मरो। यानी देश की आजादी के लिए या तो कुछ करो और वो करते करते मर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना बलिदान कर दो। और अंग्रेजों के लिए नारा था कि भारत छोड़ो। गांधी जी ने कहा कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके जाने के बाद हम अनार्की में फंस जाएंगे तो हम भारतीय हैं, अपनी अनार्की भी संभाल लेंगे, हमें अनार्की के भरोसे ही छोड़कर चले जाइए, लेकिन आप अब भारत छोड़कर चले जाइए, आपने भारत पर राज्य करने का सारा नैतिक अधिकार खो दिया है। इस बयान के बाद आप जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। गांधी, नेहरू, मौलाना, पटेल, कांग्रेस की सारी कार्य समिति को लगभग जेल में भेज दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी ये कहना चाह रहे हैं कि 20 दिन ये आंदोलन चला, उसके बाद सारे लोगों को जेल में भेज दिया गया और देश में शांति छा गई। माफ कीजिएगा, ये कहते हुए सुधांशु जी असल में देश भर के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अगर सिर्फ इस आंदोलन की बात की जाए तो 31 दिसंबर तक 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे और 18,000 लोगों को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया था। 940 लोग मारे गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं था, गांधी और पूरी कांग्रेस के जेल जाने के बावजूद पूरे देश में यह आंदोलन लगातार जारी रहा था। उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में यह आंदोलन जारी रहा था। कई जगहों पर तो सरकार बना दी गई थी, अंग्रेजों को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। बलिया में सरकार बनी थी, चित्तू पांडे का नाम हम सब लोग जानते हैं। इलाहाबाद में बनी थी, गाजीपुर में बनी थी, चंपारण में, बेतिया में, भागलपुर में, मोतिहारी में, सुल्तानपुर में, संथाल परगना में, इन सारी जगहों पर राष्ट्रीय सरकार बना दी गई थी। कोई 2 दिन चली, कोई 4 दिन चली, कोई महीनों चली, लेकिन ऐसी सरकारें भी थीं जो 1947 तक चली। सतारा में नाना पाटिल और उनकी पत्नी लीलाबाई पाटिल, आत्माराम पाटिल, परशुराम गर्ग, अरुणा आसफ अली जैसे कई सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर वहां पर एक राष्ट्रीय सरकार बनाई। और आप जानिए कि वहां अंग्रेज घुस तक नहीं पाए।
आसाम में ऐसी एक सरकार बनी जहां 1947 तक अंग्रेज घुस नहीं पाए। जयप्रकाश नारायण लगातार आंदोलन चलाते रहे, बाद में नेपाल चले गए बचने के लिए, गिरफ्तार भी हुए। अरुणा आसफ अली का मैंने नाम लिया, वो गिरफ्तार हुई। बंबई में सरेआम तिरंगा फहराया गया और लोग गिरफ्तार हुए। इतने नाम हैं, इतनी बड़ी संख्या है कि आप गिनते रह जाएंगे और वो खत्म नहीं होंगे। 1942 से लेकर जब तक कांग्रेस की कार्यकारिणी को रिहा नहीं किया गया, पूरे देश में आंदोलन चलता रहा, लाखों लोग गिरफ्तार हुए और यह आंदोलन कांग्रेस के अलग अलग लेवल के नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा देश जो है इस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। अगर कोई अंग्रेजों के साथ था तो वो सिर्फ वही हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन हिंदू महासभा के इस रोल पर बोलने में शायद सुधांशु त्रिवेदी जी को शर्म आती है, इसलिए वो कहते हैं कि 1942 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं चला। जब सुधांशु जी ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन में जो हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग गिरफ्तार हुए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, इससे कितने लोगों की जमीनें कुर्क हो गई, कितने लोगों को क्या क्या हुआ, इन सब लोगों का वो अपमान कर रहे हैं। और यही वजह थी कि जब कांग्रेसी नेता रिहा होकर जेल से निकले तो लाखों की संख्या में भीड़ उनके समर्थन में इकट्ठा हुई और अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि इस देश को अब और ज्यादा गुलाम नहीं रखा जा सकता है। और उनको यह भी समझ में आ गया था कि सावरकर साहब की हैसियत क्या है। यह तब समझ में आया जब 1946 में चुनाव हुआ और हमारे पुरखों ने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना चुना। हिंदू महासभा के चुनाव में ऐसी असफलता मिली कि पूछिए मत। इसी पूरे वक्त में अंग्रेजों के यह भी समझ में आ गया था कि सावरकर लाख हल्ला कर रहे हैं, देश की जनता, यहां तक कि हिंदू जनता भी उनके साथ नहीं खड़ी है। जो थोड़े दिन का राज मिला था अंग्रेजों की सरपरस्ती में, वो खत्म हो गया। शायद उसका ही दुख सुधांशु त्रिवेदी जी को है कि अंग्रेज बने रहे होते तो उनकी सरपरस्ती में सावरकर साहब का राज जिन्ना के साथ मिलकर चलता रहता। इसीलिए जब शिमला में बुलाया गया सारे प्रतिनिधियों को, तो सावरकर साहब को नहीं बुलाया गया। और एक और बड़ा मजेदार किस्सा है जो मैंने अपनी किताब में दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे जो किताब देख रहे हैं उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। सावरकर साहब और हिंदू महासभा के अंदर ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि हिंदू महासभा में बहुत सारे देशभक्त नेता भी थे और वो सारे ये कह रहे थे कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना चाहिए। हम भारत छोड़ो आंदोलन का जब विरोध कर रहे हैं तो जनता हमको गद्दार कह रही है। सावरकर वाली जो मेरी किताब है उसमें मैंने बहुत डिटेल में स्रोत सहित दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाद में तो यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के बीच भी विवाद हुआ है। इतना जबरदस्त प्रेशर था भारत छोड़ो आंदोलन का, जिसको सुधांशु जी कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। सुधांशु जी, इतिहास की बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, पढ़िए उनको, और पढ़ने के बाद इग्नोर करने की जगह थोड़ा ईमानदारी से, आप पढ़े लिखे तो लगते ही हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, थोड़ा ईमानदारी से देखिए कि अपनी पार्टी की रक्षा के लिए आप जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क कहीं उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का, आजादी की लड़ाई के उन नायकों का अपमान तो नहीं कर रहा है जो 1942 के आंदोलन में अपना सब कुछ गंवा बैठे। देश आजाद हुआ उन सब लोगों के सहयोग से जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन के लोग हों, चाहे कांग्रेस के साथ के लोग हों, समाजवादी आंदोलन के लोग हों, जो सारे लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, उन सब का योगदान था। लेकिन ये एक सच्चाई है कि 1931 में भगत सिंह की जब हत्या हुई, भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ा दिया गया, उसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद की भी हत्या हो चुकी थी। उसके बाद देश में क्रांतिकारी आंदोलन बिखर जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। ये एक हकीकत है कि सुभाष बाबू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल तो होते हैं, आजाद हिंद सेना का गठन तो करते हैं, लेकिन आजाद हिंद सेना कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं पा पाती है। आजाद हिंद सेना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहां पर याद दिला दूं कि जब आजाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया तो उनके पक्ष में मुकदमा भी कांग्रेस ने ही लड़ा। नेहरू ने बनाई थी आजाद हिंद फौज डिफेंस कमेटी और आरएसएस के लोगों ने
उस लीगल बैटल में या जनता के बैटल में भी सुभाष बाबू के समर्थन में कुछ नहीं किया था। तो चाहे वो सुभाष बाबू हों, चाहे भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी हों, चाहे आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो लोग हों, वो सब शामिल थे। और वो सब शामिल थे इसीलिए 1947 में जब तक अंग्रेज चले नहीं गए तब तक किसी न किसी रूप में आंदोलन चलता रहा। और आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लाठी निकली रहे, हमेशा नारा लगता रहे। आंदोलन का मतलब होता है उन परिस्थितियों के निर्माण के लिए कोशिश करना जिससे देश की जनता आजादी के लिए तैयार हो सके और अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर पड़ सके। इसलिए चाहे वो अछूतोद्धार आंदोलन हो जिसमें गांधी दलितों के एक बड़े वर्ग को अछूत समस्या से निजात दिलाकर बाहर लाना चाह रहे थे कि समाज के भीतर एक समरसता स्थापित हो, समाज के अंदर एक समानता स्थापित हो। चाहे भगत सिंह का आंदोलन हो, चाहे सुभाष बाबू का आंदोलन हो, ये जितने आंदोलन थे अपने अपने तरीके से देश की जनता को आजादी के लिए तैयार कर रहे थे, जज्बा जगा रहे थे और अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, यहां तक कि नौसेना विद्रोह भी। और याद रखिए, नौसेना विद्रोह का समर्थन भी कोई आरएसएस के लोगों ने नहीं किया था। मेरा तो सीधा सवाल है कि आप किस मुंह से यह सवाल उठा रहे हैं? सवाल तो आप तब उठाते जब आपका संगठन उस समय देश की आजादी के लिए कोई योगदान कर रहा होता। आप जिनका नाम भी लेते हैं, सुभाष बाबू का नाम लेते हैं, तो सुभाष बाबू तो जापान और जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे। तब सावरकर ने अंग्रेजों के समर्थन में सेना क्यों इकट्ठा की जो जर्मनी और जापान से युद्ध लड़ रही थी? आप नौसेना विद्रोह की बात कर रहे हैं, बताइए नौसेना विद्रोह को आपने समर्थन क्यों दिया? उसको तो कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया था। आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, भगत सिंह तो सांप्रदायिकता के एकदम खिलाफ थे। हालत यह थी कि नौजवान भारत सभा जो थी वो झटका और हलाल दोनों मीट को एक साथ मिलाकर हिंदुओं और मुसलमानों में बांटती थी। नास्तिकता की हद तक जाते हैं भगत सिंह। आप किस मुंह से भगत सिंह की बात करेंगे? आप तो सांप्रदायिकता फैला रहे थे, आप तो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे देश को बांटो और राज करो के लिए। किसने दे दिया सवाल उठाने का हक आपको? सवाल उठाइए, लेकिन एक उंगली जब आप करेंगे देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को, तो 4 उंगलियां आपके तरफ इशारा करके कहेंगी, सुधांशु जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी 1930 से लेकर 1947 तो छोड़ दीजिए, किसी एक घंटे के लिए, किसी एक क्षण के लिए भी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुई। सवाल उठाइए जवाहरलाल नेहरू की जेल पर या गांधी की जेल पर, लेकिन इसका भी जरा जवाब दे दीजिए कि आखिर आरएसएस के लोगों को 2 घंटे कभी थाने में क्यों नहीं बिठाया गया? जब इस सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे, राजनीतिक हित से ऊपर उठकर देश के लिए सोचेंगे, तो शायद आपको खुद शर्म आए कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये थी सारी बातें इतिहास की जो मुझे आपके साथ करनी थी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को लगातार चलने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, हमारी टीम को संसाधनों की जरूरत होती है। तो आप ज्वाइन करने का एक ऑप्शन है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, सीधे आर्थिक सहयोग करने का ऑप्शन है। आप ये सारा कुछ कर सकते हैं और कम से कम सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन लोगों तक तो जरूर पहुंचा दीजिए जो सच जानना चाहते हैं या जो झूठ के जाल में फंसे हुए हैं। अगली बार कुछ नई बातों के साथ आऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।